एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी जो जनता की सेवा में जुटा था अचानक अपनी जान ले लेता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या नौकरशाही में गहरे छिपे भेदभाव और साजिश का परिणाम। आज हम एक ऐसे मामले को सामने लेकर आए हैं जो हरियाणा पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो मामला क्या है कि आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का मामला। उनकी पत्नी ने शिकायत में हरियाणा के डीजीपी का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि पति को सालों तक व्यवस्थित अपमान का सहना पड़ रहा था। आए दिन हम बहुत सारे ऐसे मामले भारत में देखते हैं जहां पर इतने बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी जो होते हैं, वो खुद की जान ले लेते हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये अपनी नौकरी से खुश नहीं है? क्या ये इतने बड़े पदों पर होने के बावजूद इनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? जो ये आए दिन आत्महत्या के मामले, सुसाइड केस हमारे सामने आते रहते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल देख रहे होंगे। ये हरियाणा के जो आईपीएस हैं उनके सुसाइड के मामले यहाँ पर यानी कि उनके आर्टिकल देख सकते हैं। इसमें जब उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था तो उसमें ये मामला आया था कि जो मतलब ऐसा था, कहा गया था कि जो सिस्टमेटिक जो वहाँ पर उत्पीड़न था यानी कि जातिगत भेदभाव का वो सामना कर रहे थे। 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी जो थे वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी जो आईएएस अधिकारी हैं अमनीत पी कुमार, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के डीजीपी और जो रोहतक के एसपी हैं उनके खिलाफ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज करवाई है। अमनीत की शिकायत में आत्महत्या के लिए उन्हें उकसाने और एससी एसटी के अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अमनीत का मानना है उनकी पत्नी का कि उनके पति को पिछले 5 सालों से व्यवस्थित अपमान और जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। सुसाइड नोट में पूरन ने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक अपमान, मानसिक उत्पीड़न, जातिगत टिप्पणियों का भी जिक्र किया है। एक झूठी एफआईआर जो कि डीजीपी के निर्देश पर जारी की गई थी, उन्होंने इसको तत्कालिक ट्रिगर बताया है कि ये उनकी दुखद घटना का एक तरह से ट्रिगर था। अब देखिए, उनकी पत्नी ने जो दावे किए हैं, जो उन्होंने कहा है कि कम से कम 5 वर्षों से ये ऐसे भेदभाव, अपमान, उत्पीड़न का सामना कर रहे थे जिनकी सारी हदें पार हो चुकी थी और उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब उन्होंने जितनी भी मतलब उनकी पत्नी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो चंडीगढ़ पुलिस ने उसकी जांच शुरू की है, जिसमें सुसाइड नोट की अभी प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। अमनीत ने डीजीपी एसपी की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है ताकि जो साक्ष्यों से वो यानी कि जो भी एविडेंस है उनसे छेड़छाड़ ना हो सके। हरियाणा के जो सीएम है उनके द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि इस मामले की पूरी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। इससे पहले भी हमने भारतीय प्रशासन में जातिगत भेदभाव के और बहुत सारे मामले देखे थे, जिसमें ये मामला आता है जगमोहन सिंह राजू, जो आईएएस 1985 बैच के अधिकारी थे, तमिलनाडु कैडर मिला था उन्होंने। और 2019 का मामला है, ये दलित आईएएस अधिकारी हैं जगमोहन सिंह। इनको यानी कि इनको राजू के नाम से भी जाना जाता है। उनको अतिरिक्त सचिव के पद पर जो प्रमोशन है उससे वंचित रखा गया था, जिसे उन्होंने अपनी जाति का कारण, जातिगत भेदभाव का परिणाम बताया कि मेरे साथ इतना ज्यादा भेदभाव हुआ कि जो वो प्रमोशन के हकदार थे वो भी उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया था। उनका ऐसा कहना है कि विभागीय, कार्मिक और प्रशासनिक के तत्कालीन जो सीवीसी थे, उन्होंने उनकी फाइल को जानबूझकर लटका रखा था। राजू ने पीएमओ और जो विभागीय कार्मिक एवं जो प्रशिक्षण विभाग है उसको नोटिस भेजा, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दायर करने की मांग भी की, लेकिन अभी तक मामला जो है वो अभी तक लटका हुआ है। यहाँ पर जो मामला है नौकरशाही में अदृश्य जातिवाद को भी उजागर करता है। इससे क्या पता चलता है कि जो एससी अधिकारी हैं उनको सॉफ्ट पोस्टिंग दी जाती है, यानी कि उनको जो भी उनके अधिकार होते हैं एक जाति के नाम पर उनके साथ इन बड़ी बड़ी नौकरियों में भी भेदभाव आज तक होता रहा है। इसके साथ एक और मामला आता है, केरल आईएएस अधिकारी जो आईएएस कैडर थे उनमें भी दलित अधिकारियों का उत्पीड़न हुआ था। 2014 की बात है ये। जो केरल के आईएएस अधिकारी हैं रमेश थेटे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर पर मतलब उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब दलित जाति होने के साथ जो उनके साथ भेदभाव होता रहा, यानी कि वो काफ़ी देर से इस उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर यानी कि ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इसमें भी जाकर देख सकते हैं कि ये मामले जो थे उस समय पर दर्ज किए गए थे। इसके बाद एक और मामला आता है जो प्रदीप चंद्रा का, आईएएस पूर्व तेलंगाना के मुख्य सचिव
एक्टिव हैं, उनका मामला 2020 में आता है। तो दलित आईएएस अधिकारी थे ये प्रदीप चंद्रा। इनको तेलंगाना मुख्य सचिव के रूप में केवल छोटे अवधि यानी कि कुछ महीनों के लिए उन्हें वहां पर नौकरी मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उनकी एक्सटेंशन के लिए प्रयास नहीं किया, जबकि ऊपरी जाति अधिकारियों को फायदा दिया गया था। ये जातिगत पूर्वाग्रह का स्पष्ट उदाहरण साफ साफ नजर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, डेक्कन क्रॉनिकल का आर्टिकल हो, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे जो भी दलित कैटेगरी, उसकी ऊंची जाति के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला था, लेकिन दलित जो अधिकारी थे उनको फायदा नहीं मिला। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया था उनकी जो भी पोस्ट थी उनको सिक्योर रखने के लिए, लेकिन जब हम ऊंची जाति की बात करते हैं तो गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। तो ये उनके द्वारा, मिस्टर प्रदीप चंद्रा के द्वारा ये केस फाइल किया गया था। इसके बाद एक और मामला आता है, महाराष्ट्र पुलिस में दलित महिलाओं के उत्पीड़न की बात आती है। ये 2025 का मामला है। पुणे के केथरूड पुलिस स्टेशन में 3 दलित महिलाओं को, यानी कि हॉस्टल निवासी थी, हॉस्टल में रहने वाली थी, उनकी मिसिंग पर्सन जांच के दौरान जातिगत गालियां दी गई, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने उनकी जाति, जन्म, यौन व्यवहार और वेशभूषा पर भी टिप्पणियां की थी। महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। मामला SC/ST एक्ट के तहत जांच अभी चल रही है। एक्टिविस्ट ने एंटी कास्ट पॉलिसिंग की मांग की है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? ये जो पुलिस जैसी संस्था उसमें अंतर्निहित जातिवाद को दिखाता है, यानी कि पुलिस जैसी संस्थाओं में भी जातिगत भावना जो है वो देखने को मिलती है, जहां पर SC/ST एक्ट को खतरनाक मानकर नजरअंदाज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये भी द हिंदू का आर्टिकल है। तो 3 दलित वुमेन जो थे, महिलाएं थी, उनके द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था कि मुंबई मराठी जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक्टिविस्ट हसीना खान ने यह आरोप लगाया कि 1 अगस्त को 1 PM के लगभग जो पुलिस थी वहां पर उन्होंने रेंटेड होम इन पूना कोथरूड एरिया असॉल्टेड द 3 वुमेन, यानी कि 3 दलित महिलाओं को काफी ज्यादा उत्पीड़न किया, उनके साथ शोषण जैसी जो खबरें हैं वो सामने आती है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें कि कुछ और मामले क्या रहते हैं भारत में, जो ये जो दलित महिलाओं, या फिर अगर हम बात करें जातिगत के भेदभाव के सामने सुसाइड यानी कि आत्महत्या के केस जो है, NCRP की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की जो रिपोर्ट आती है, उसमें क्या कहा गया कि जो IAS IPS अधिकारी हैं उनसे मतलब कि उनकी आत्महत्या के मामले बहुत सारे सामने आए, जिसमें 2018 में देखें तो 1707 मामले, करीब 1% मामले जो थे ये ऐसी आत्महत्या, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, उनके आत्महत्या के मामले थे। 2019 में ये थोड़े कम हुए थे, 1684 मामले। 2022 में अगर हम देखें तो 2166 मामले, ये सबसे ज्यादा थे, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस सामने आए थे। 2023 की ये रिपोर्ट है, 1915 मामले, करीब 1% जो मामले थे, जिसमें टोटल 1,71,418 में से 1915 मामले ऐसे आत्महत्या के थे जो कि IAS IPS जैसे उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आत्महत्या की गई थी। लेकिन NCS CST की एक रिपोर्ट 2024 की, उनके अकॉर्डिंग कहा गया कि IAS IPS में SC ST के जो कैटेगरी के लोग हैं वो 15 से 20% है, लेकिन बड़े पदों पर, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पद है वहां पर सिर्फ 5 से 7% ही SC ST कैटेगरी के लोग मिलते हैं। जो जातिगत अपराधों में 30% मामले जो प्रशासनिक उत्पीड़न से जुड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? मनुवादी सोच, यानी कि लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि SC ST कैटेगरी या फिर दलित कैटेगरी के जो लोग हैं उनको ऊंचे पद नहीं मिलने चाहिए, या फिर उनकी ऐसी पूर्व धारणाएं बनी हुई। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास में भी दलित लोगों के साथ काफी शोषण किया जाता था, उनके साथ उत्पीड़न होता था। इसके साथ आरक्षण विरोध और क्रीमी लेयर बहस ने इसे और ज्यादा बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण पर आय आधारित सीमा की याचिका अभी तक लंबित है, यानी कि रिट दायर की गई थी, लेकिन उस पर अभी मामला चल रहा है। अब देखिए, ऊंचे पदों पर जो लोग नौकरी करते हैं, आखिर वो आत्महत्या क्यों करते हैं? क्या उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती? क्या वो अपनी नौकरी से इतना ज्यादा तंग आ जाते हैं कि वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं? क्या उनको नौकरी छोड़ना ठीक नहीं रहता? तो इसमें हम कुछ थोड़े कारणों को समझ लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो जो वर्क प्लेस होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव और जो तनाव बढ़ जाता है, यानी कि IAS IPS के जो अधिकारी होते हैं, अगर हम देखें ऐसी जो नौकरियां होती है वो 24/7 यानी कि 24 घंटे उपलब्धता अवेलेबिलिटी की होती हैं।
त्वरित निर्णय लेने यानी कि एकदम से उसमें डिसीजन लेना पड़ता है और फिर उसका जो परिणाम होता है उसका दबाव रहता है, असफलता का डर रहता है या फिर मीडिया जांच का तनाव बढ़ता रहता है। तो पूर्ण कुमार की जो पत्नी, उन्होंने कहा था कि डीजीपी और जो बाकी उनके जो एसपी यानी कि अधिकारी थे, उच्च वरिष्ठ पदों पर जो अधिकारी थे, उनके द्वारा उत्पीड़न किया गया, उनके अपमान के द्वारा उनके पति को मानसिक रूप से तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा रास्ता चुना था। इसमें NIMHANS की एक जो रिपोर्ट है 2023, तो वो स्टडी क्या कहती है हमें कि 60% से अधिक उच्च स्तरीय पेशेवर में क्रोनिक स्ट्रेस के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें 15% में डिप्रेशन की गंभीर स्थिति थी। यानी कि ऐसे केसेस जब आए तो उसमें देखा गया कि 15% जो लोग थे वो डिप्रेशन की सिचुएशन में जा चुके थे। इसके साथ ही जातिगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि SC ST अधिकारियों को नौकरशाही में अक्सर भेदभाव, इसके साथ ही जो सूक्ष्म अपमान होता है, साइड लाइनिंग होती है, उसका सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही ऊंचे पदों पर दलित, पिछड़े समुदाय के जो लोग होते हैं अक्सर अपनी वर्क प्लेस पर सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करते हैं। यानी कि जो ऊंची जाति के लोग होते हैं वो उनके साथ इतना समन्वय नहीं बना पाते, उनको इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसी तरह जब हमने देखा था कि महाराष्ट्र में एक दलित अधिकारी थे 2020 में, उन्होंने लिखा था, एक्स पर पोस्ट साझी की थी। उन्होंने कहा कि ऊपरी जाति के सहकर्मी मुझे आरक्षित कहकर ताने मारते हैं। यानी कि आरक्षण के नाम पर उनके साथ काफी भेदभाव होता है। हालांकि आरक्षण क्यों दिया जाता है? ताकि जो निचली जाति, निचले तबके के लोग हैं उनको दूसरे लोगों के बराबर लाया जाए, लेकिन फिर भी कुछ आरक्षण के नाम पर उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन को यानी कि इस स्ट्रेस को जो है यानी कि इसको टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये मौत का रास्ता चुन लेते हैं। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपेक्षा भी रहती है। भारत में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको अभी भी कमजोरी माना जाता है, खास करके ऊंचे पदों पर लोग डिप्रेशन या चिंता के लिए मदद मांगने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उससे उनकी छवि खराब हो सकती है। IAS IPS अगर हम ट्रेनिंग में देखें तो मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। काउंसलिंग या सपोर्ट सिस्टम तक पहुंच जो पूरी तरह से सीमित है, यानी कि उनको कोई काउंसलिंग नहीं मिल पाती। WHO का डेटा क्या कहता है कि भारत में प्रति 1 लाख लोगों में केवल 0.3% जो है वो मनोचिकित्सक उपलब्ध है, जो कि उच्च स्तरीय पेशेवरों के लिए भी मदद को दुर्गम बनाता है। यानी कि जो उच्च स्तर के पेशेवरी लोग होते हैं उनको भी मदद नहीं मिल पाती है। इसके बाद निजी और पेशेवर जीवन का असंतुलन बना रहता है, यानी कि अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस कर पाना उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कमी रहती है। उच्च पदों पर जो काम का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग जो भी अधिकारी होते हैं वो अपने पारिवारिक समय, निजी जीवन से प्रभावित होते रहते हैं। पूर्ण कुमार जैसे जो अधिकारी थे उनको लगातार पोस्टिंग, ट्रांसफर, राजनीतिक हस्तक्षेप का भी सामना करना पड़ता है। तो जो शीर्ष पदों पर लोग होते हैं अक्सर अपने मतलब कि अगर हम इमोशनली रूप से देखें तो अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी समस्याएं जो है सहकर्मियों, परिवार से साझा करने में फिर खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। 2018 में एक दिल्ली IAS अधिकारी की आत्महत्या के कारण फिर पारिवारिक तनाव, कार्यस्थल के दबाव के कारण था। यानी कि जब आत्महत्या का कारण पता चला तो ये देखा गया कि वो स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण थे, जैसे उन्होंने अपनी डायरी यानी कि अपने नोट्स में भी लिखा था। इसी तरह बहुत सारे मामले भारत में ऐसे आते रहते हैं, जिसका कारण मेन अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें तो एवरेज यही रहती है कि जितना ऊंचा पद होता है उतना ही ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, उतना ही ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है, कई बार भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ ही जो राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ता है, यानी कि जो राजनीति का हस्तक्षेप होता रहता है। IAS अधिकारी जो होते हैं, IPS अधिकारी, उनको अक्सर नेता के जो भी गैर कानूनी आदेश होते हैं उनका मतलब कि पालन करना पड़ता है। तो उनको ऐसा उनके दिमाग में प्रेशर होता है कि हमने नेता की बात माननी है, हमने अपने सीनियर की बात माननी है। तो ईमानदार अधिकारी क्या होते हैं, फिर इससे तनाव में आते रहते हैं। जो तो ईमानदार नहीं होते उनको तो आसानी रहता है कि हमने यही काम करना है, लेकिन जो पूरे ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं उनके माइंड में एक तरह से प्रेशर बन जाता है कि अब हमें इनका ये जो गलत फैसला है ये किस तरह से मानना है। इसी तरह जब हम ये ऐसे मामले देखें तो उसमें मेन कारण यही रहता है कि उनके प्रशासन के द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है। 2022 में एक मध्य प्रदेश IPS अधिकारी ने आत्महत्या की थी और नोट में उन्होंने लिखा था कि वरिष्ठों का दबाव था, यानी कि उनके जो सीनियर्स थे उनका प्रेशर था उन पर।
इसके बाद कुछ सुसाइड नोट ट्रिगर भी मिलते हैं, यानी कि अक्सर आत्महत्या जो है एक तत्कालिक घटना बन चुकी है, यानी कि तत्कालिक घटना से ट्रिगर होती है, यानी कि एकदम से इमीडिएट रीजन हो जाता है आत्महत्या का। इससे क्या होता है कि लंबे समय का जो तनाव है उसका परिणाम होता है ये, यानी कि सिर्फ एक दिन में ये पूरा प्रेशर नहीं मिलता, काफ़ी लंबे समय से चलता रहता है। इसके साथ ही लगातार जो नेगेटिव अनुभव होते रहते हैं, आत्मसम्मान को कम होता रहता है, जिससे निराशा, आत्मघाती विचार जो वो लगातार बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह यानी कि बहुत सारे मामले हमें देखने को मिलते हैं भारत में भी। इसी तरह जब ऐसा मामला कोई भी आता है तो पूरे भारत में एक तरह से बहुत बड़ी इस तरह की एक लहर सी फैल जाती है। ऐसे मामले बहुत जल्दी उठते भी हैं, लेकिन उतनी जल्दी ही दबाव भी दिए जाते हैं। अब इसमें समाधान की दिशा क्या हो सकती है? मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट मिलना चाहिए। जो भी अधिकारी होते हैं, सरकारों को ये चाहिए कि ऐसे जितने भी वरिष्ठ पद होते हैं उन पर उनको हेल्थ सपोर्ट मिलना चाहिए। एक तरह से उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि उनको अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करना है। इसके साथ ही जातिगत संवेदनशीलता, यानी कि जातिगत के मामले बहुत सारे देखे जाते हैं। जो SC ST एक्ट है उनको सख्ती से लागू किया जाए, ताकि कोई भी इसको लाइटली लेकर किसी भी दूसरे अधिकारी को दबाए ना, किसी भी दूसरे अधिकारी को ताना ना मारे। वर्क लाइफ बैलेंस करना आना चाहिए, कम ट्रांसफर हो। इसके साथ ही जो कार्यभार प्रबंधन नीतियां, ये सब तनाव कम करने के कारण हो सकते हैं। सामाजिक जागरूकता, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पर खुली बातचीत होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर खुली बातचीत होगी तो जो व्यक्ति होता है वो अपनी बात किसी के सामने रख सकता है। अगर उसके माइंड में कुछ प्रेशर है, कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दूसरे से शेयर कर सकता है। तो इसी तरह आए दिन मामले हमारे सामने भारत में कहीं ऐसे सुसाइड के केस आते रहते हैं, लेकिन इसमें ये जो IAS IPS अधिकारियों की अगर हम बात करें तो इसमें मेन रीज़न यही रहता है कि ऐसी जॉब में आकर वर्क का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इमीडिएट रीज़न बन जाता है प्रेशर, जो कि सुसाइड का कारण बनता है। तो ये मामला जो अभी आया, ये सिर्फ एक अधिकारी की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि सवाल उठाता है कि हमारी जो नौकरशाही है उसमें ईमानदार दलित अधिकारियों के लिए कोई जगह बची है या नहीं। तो पूर्ण कुमार जैसे लोग जो जनता की सेवा में जुटे थे, आखिर क्यों टूट गए? इस जांच के नतीजे क्या होंगे, हम उस पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना होगा कि अगर इतने बड़े यानी कि इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग ऐसे अपनी जिंदगी को सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या होगा? ऐसे बहुत से मामले आते रहते हैं, आप भी अपडेट के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, या फिर इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।